आप सभी को मेरा प्यार भरा ओम। आज के इस वीडियो में मैं आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि आज मैं ज़मीन पर कोई आसन बिछा के नहीं बैठी हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि कुछ साधक मित्रों को ये मानना है कि योगासन या प्राणायाम करते वक्त हमको हमेशा ज़मीन पर ही बैठना है, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको अगर बैक पेन की तकलीफ़ है, लोअर बैक पेन की तकलीफ़ है, या नी जॉइंट की तकलीफ़ है, घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, तो वो लोग ज़्यादा देर तक नीचे ज़मीन पर सिद्धासन या कोई भी आसन लगा के नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए वो लोग प्राणायाम का या योगासन का अभ्यास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राणायाम के लिए हमको हमेशा ही ज़मीन पे बैठ के ही करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। हम लोग इस तरह से चेयर पे बैठ के या सोफ़े पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि जब आप चेयर या सोफ़े पे बैठते हो तो अपने पैरों के नीचे ऐसा एक आसन बिछा के रखना है जो ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्राणायाम से हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर हम अपने पैरों के नीचे ऐसा आसन बिछा के रखते हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहती है और उसका हमको पूरा लाभ मिलता है। आज जो मैं आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ, इस प्राणायाम को 3 अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें हम दोनों नासिका से पूरक करते हैं। उसके बाद जब पूरक करते हैं तो गले को सिकुड़ना है, गले के ऊपर दबाव लाना है। तो जब हम गले को सिकुड़ के अपनी नासिका से जब सांस को अंदर भरते हैं तो गले में एक ध्वनि उत्पन्न होती है। गले से जैसे खर्राटे लेते समय जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती है, और जो सांस हम अंदर भर रहे हैं उसका गले में घर्षण होता है। ध्यान ये रखना है कि जब हम सांस को भरते हैं और जब गले को सिकुड़ के आवाज़ निकालते हैं तो वो जो सांस है, जो प्राण है, उसका घर्षण गले में ही होना चाहिए, नासिका में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब हम रेचक करते हैं तब हमको अपनी जो दाई नासिका है उसको अंगूठे से दबा के बाई नासिका से ही सांस को बाहर निकालना है। तो दोस्तों, शुरू में जो साधक पहली बार ये प्राणायाम कर रहे हैं वो सिर्फ पूरक और रेचक का अभ्यास कर सकते हैं। मतलब 3 से 5 सेकंड में जब आप पूरक करते हो तो उसी समय में आपको रेचक भी करना है, सांस को अंदर रोकना नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पूरक हम दोनों नासिका से करते हैं और गले को सिकुड़ते हुए, गले से आवाज़ निकालते हुए करते हैं। जब रेचक करते हैं तो हमको सिर्फ बाईं नासिका से ही सांस को बाहर निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये किया जाता है। आप ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में इस तरह से अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर टिका सकते हो। उसके बाद कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रख के बैठना है और कंधों को ढीला छोड़ देना है, और फिर 1-2 गहरी सांस लेना है, और उसके बाद ही दोनों नासिका से हम पूरक करेंगे और फिर सिर्फ बाईं नासिका से रेचक करेंगे।
तो जैसे आपने देखा कि मैंने पूरक किया और उसके तुरंत बाद ही रेचक किया, बीच में मैंने सांस को रोका नहीं है और मैंने कुंभक नहीं किया है। अभी जो दूसरा तरीका है उसमें हम पहले पूरक करेंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे। कुंभक करते वक्त हमको जालंधर बंद लगाना है और मूल बंद भी लगाना है। अगर हम 10 सेकंड से ज़्यादा सांस को अंदर रोक के रखना चाहते हैं तो हमको मूल बंद और जालंधर बंद, ये 2 बंद लगाने हैं। इस प्राणायाम में कुंभक के दौरान हम उड्डयन बंद नहीं लगाते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम पूरक करके सांस को अंदर भरते हैं तब हमारा पेट फूलता है, तो इस स्थिति में हम उड्डयन बंद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि उड्डयन बंद के अंदर हमको पेट को अंदर की तरफ खींचना है। तो ये तभी पॉसिबल होता है, तभी संभव होता है जब हमने पूरी सांस को बाहर निकाल दिया है। लेकिन यहाँ हम सांस को अंदर रोकते हैं, अंतः कुंभक करते हैं। और जब शुरू में आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो आप पूरक करने के बाद, जैसे मैंने पहला तरीका दिखाया जिसमें हम तुरंत ही रेचक करते हैं, उसके बाद तुरंत पूरक तुरंत रेचक, ऐसे करना है। लेकिन शुरू में अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक बार पूरक रेचक करने के बाद एकाध लंबी गहरी सांस लेके उसके बाद दूसरा अभ्यास शुरू करना है। ठीक है, तो ऐसा आप हमेशा कर सकते हो। और अभी ये जो दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें हम जो कुंभक का जो समय है वो पूरक के जितना ही रखेंगे। मतलब जितने काउंट में हमने पूरक किया है उतने ही काउंट हम सांस को अंदर रोक के रखेंगे और फिर जालंधर बंद और मूल बंद को खोल के धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे, रेचक करेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको कुंभक का समय जो है वो बढ़ाना है और उसको पूरक से दुगुना करना है। मतलब अगर आपने 4 सेकंड में पूरक किया है तो 8 सेकंड तक आपको कुंभक करना है, उसके बाद धीरे 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 रेचक करना है। तो अभी हम देखते हैं दूसरा तरीका जिसमें हम कुंभक के साथ करेंगे। मानसिक काउंटिंग आपको करना है, 1 2 3 4। तो 4 में अगर आप पूरक करते हो तो शुरू में 4 में ही कुंभक करना है और फिर धीरे धीरे 6 के काउंट में आपको रेचक करना है। उसके बाद 1 2 काउंट आपको बाहर सांस को रोक के रखना है, फिर से 4 के काउंट में पूरक, 4 के काउंट में कुंभक, 6 के काउंट में रेचक, फिर से 2 सेकंड के लिए बाहर सांस को रोक के रखना है। आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे, जैसे मैंने बताया कि आपको कुंभक का समय दुगना करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 4 के काउंट में आप पूरक करोगे, 8 के काउंट में सांस को अंदर रोक के रखना है जालंधर बंद और मूल बंद के साथ,
8 से ज़्यादा भी अगर आप रोक सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। आप जितने देर तक कुंभक कर सकते हो उतनी देर तक आपको उसका अभ्यास करना है। उसके बाद जालंधर बंद और मूल बंद को खोल के धीरे धीरे से रेचक करना है। एक बार फिर ये हुआ दूसरा तरीका। अभी तीसरे तरीके में हम कोई बंद नहीं लगाते हैं, जालंधर बंद या मूल बंद भी नहीं लगाते हैं। 2 नासिकाओं से पूरक करते हैं और 2 नासिकाओं से ही रेचक भी करते हैं। सिर्फ इसमें हमको कुंभक करना है, लेकिन कुंभक के लिए और पूरक का समय शुरू में हम सेम रखेंगे, 4 4 6 और 2, ये काउंट आपको याद रखना है। 4 में पूरक, 4 कुंभक, 6 में रेचक और 2 में बाह्य कुंभक। लेकिन इसमें जालंधर बंद या मूल बंद नहीं लगाना है। 2 नासिका से सांस भरते हैं और 2 नासिका से ही उसको रेचक करना है, बाहर निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये तीसरा तरीका किया जाता है। 1-2 लंबी गहरी सांस, इसके बाद 4 के काउंट में पूरक, 4 के काउंट में कुंभक और 6 के काउंट में रेचक। इस तरह से आप अपनी बाईं नासिका से भी रेचक कर सकते हो या दोनों नासिका से भी रेचक कर सकते हो। तो दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम रेचक करते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं तो उसको बाईं नासिका से ही बाहर निकालना है। लेकिन जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया उसके अनुसार आप दोनों नासिका से पूरक करके दोनों नासिका से रेचक भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम अंतः कुंभक करते हैं। अंतः कुंभक का समय आप अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हो। अभी उज्जयी प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला कि जो हमको कफ से रिलेटेड जो भी व्याधि है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है या तो फिर बुखार है, तो उसमें इस प्राणायाम से हमको बहुत ही आराम मिलता है। दूसरा कि जो लोगों को नींद में खर्राटे बुलाने की आदत है, वो आदत उनकी धीरे धीरे छूट जाती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से ये आदत छूट जाती है। जिनको हृदय रोग है या तो फिर ब्लड प्रेशर है, तो उनको भी इस प्राणायाम से बहुत ही फ़ायदा होता है। गले के जो विकार है, जैसे टॉन्सिल है या थायराइड है, तो उसमें भी ये प्राणायाम से राहत मिलती है। जिनको अस्थमा की तकलीफ़ है, एसिडिटी की तकलीफ़ है, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो बच्चे जो बोलते वक्त तुतलाते हैं, तो उनका जो तुतलापन है वो भी ये प्राणायाम के अभ्यास से दूर होता है। और जो लोग गायकी में आगे बढ़ना चाहता है, जो लोग सिंगिंग में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी अगर नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनका जो कंठ है वो मधुर बनता है, उनकी आवाज़ जो है वो मधुर बनती है, सुरीली बनती है। और
जो लोग कुंडलिनी जागरण या तो ध्यान या तो अजपा जाप का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्राणायाम उत्तम है। इससे मन शांत हो जाता है और शरीर के जो विकार है वो दूर होते हैं। ये प्राणायाम हमको रोज़ कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। अगर आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उससे विशेष लाभ होते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राणायाम जो मैंने आपको बताया कि पहले हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, ओमकार करते हैं, वो 5 मिनट करना होता है। उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं जो 5 से 10 मिनट तक करना होता है। उसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं जो 15 से 30 मिनट तक आप कर सकते हो। कपालभाति के बाद हम 5 मिनट के लिए बाह्य प्राणायाम करते हैं और बाह्य प्राणायाम के बाद 5 मिनट के लिए आपको उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज का मैंने आपको प्राणायाम के बारे में बताया। अभी जो मैं अगला जो आपको बताने जा रही हूँ वो आप में से ही किसी साधक ने इसकी डिमांड की थी कि हस्त मुद्राओं के बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हस्त मुद्राओं के बारे में भी बताऊंगी। अभी हस्त मुद्रा क्या है? तो जो हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां हैं उससे जो हम मुद्रा बनाते हैं, जैसे प्राणायाम के वक्त हम ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाते हैं या तो फिर सूर्य मुद्रा बनाते हैं कपालभाति करते वक्त, तो ये सब हस्त मुद्राएं इनको बोला जाता है। हस्त मुद्राओं का एक अनोखा विज्ञान है। इसमें जैसे ब्रह्मांड के अंदर जो 5 तत्व है, पूरा ब्रह्मांड जो 5 तत्वों से बना है, जैसे अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है, इसी तरह से हमारा शरीर भी 5 महाभूतों का बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर भी ये 5 तत्व है और हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां हैं वो ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, ये उनका प्रतीक है। जैसे हमारा ये अंगूठा है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। जो हमारी पहली उंगली है जिसको हम तर्जनी बोलते हैं तो ये वायु तत्व का प्रतीक है। जो हमारी मध्यमा है, जो सबसे लंबी उंगली है, वो जो है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। जो हमारी अनामिका उंगली है, मतलब जो हमारी रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और जो हमारी कनिष्का है, सबसे छोटी उंगली जो है, वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रतीक है। दोस्तों, ये 5 तत्व हमारे शरीर में जब तक बैलेंस्ड रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही ये 5 तत्वों में इम्बैलेंस शुरू होता है, ये असंतुलित होने लगते हैं, उसी तरह उसी टाइम हमारे शरीर के अंदर रोगों का भी प्रवेश होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हस्त मुद्रा विज्ञान है, उससे ये 5 तत्व जो है वो बैलेंस रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर के जो अवयव है उनकी कार्यक्षमता और उनकी कार्यशीलता बढ़ती है और शरीर हमारा पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। ये मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का एक फ़ायदा ये है कि हस्त मुद्रा जब हम करते हैं तो उसका असर तुरंत ही शुरू होता है, तुरंत ही उसका असर शुरू हो जाता है। और दूसरी बात कि जिस हाथ से हम हस्त मुद्रा बनाते हैं, शरीर के उसके विपरीत भाग में उसका असर शुरू हो जाता है। दूसरा कि ये मुद्राएं जो है उसके लिए कोई ऐसा समय नहीं है कि खाना खाने के पहले या बाद कर सकते हैं। ये मुद्राएं हम चलते फिरते, उठते बैठते या खड़े खड़े भी कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर हमको विशेष लाभ चाहिए तो हमको वज्रासन या तो फिर सुखासन या पद्मासन में बैठने के बाद इन मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। रोज़ हमको 10 मिनट से इनका अभ्यास शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे 30 से 45 मिनट तक इनका अभ्यास हमको रोज़ करना चाहिए, तभी इनका फ़ायदा होता है। ये जो मुद्राएं हैं, अगर आप 30 से 45 मिनट
कंटिन्यूअसली नहीं बैठ सकते हो तो दिन में 2-3 बार आप 10-10 मिनट इनका अभ्यास कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर हम जब रात को सोते वक्त या तो जब हम दिन में जब टीवी देखते हैं तो उस दौरान अगर हम कोई एक आसन में बैठे और फिर ये मुद्राएं अगर बना के हम बैठे, जैसे हमारे शरीर की जो तकलीफ़ है, जिस तत्व का उस वक्त हमारे शरीर में ज़्यादा असर है तो उसका अगर हमें शमन करना है, उससे रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं उसको हमें दूर करना है, तो अगर हम कम से कम 10 मिनट तक ये मुद्राएं बना के अगर हम बैठे तो उसका विशेष लाभ होता है। ये मुद्राएं बनाते वक्त हम अपने हाथ की जिन उंगलियों का उपयोग करते हैं उसके अलावा जो बाकी की उंगलियां हैं उनको सीधा ही रखना है, ठीक है, उनको मुड़ के नहीं रखना है, तो उन उंगलियों को हम सीधा ही रखेंगे। तो योग में ये जो हस्त मुद्राएं हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो हमारे शरीर के अंदर जो ये 5 तत्व है उनको बैलेंस करने के लिए जो मुद्राएं की जाती है वो पहले हिस्से में आती है, तो ऐसी 11 मुद्राएं हैं। दूसरा हिस्सा जो है उसमें जो लोग कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं या तो फिर प्राणोत्थान का अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए अलग से मुद्राएं हैं। तो इस वीडियो में मैं जो पहला हिस्सा है, मतलब अपने शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो मुद्राएं बनाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो एक एक मुद्रा किस तरह से बनाई जाती है और उससे हमको क्या लाभ होता है और कौन सी मुद्राओं में हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक आराम से और पूरे धैर्य के साथ देखें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। हाँ, तो पहली जो मुद्रा है जिसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, और ये ज्ञान मुद्रा में हम अपनी जो तर्जनी उंगली है, मतलब जो फर्स्ट फिंगर है, उसको उसके अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करके रखते हैं, बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं और फिर उनको अपने दोनों हाथों से ये मुद्रा बना के हम उसको अपने घुटनों पे टिका देते हैं। तो ये प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त भी हम ये दोनों मुद्राओं को बना के रखते हैं। इन मुद्राओं से क्या लाभ होता है, तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक विचार है, वो कम हो जाते हैं। इस मुद्रा से हमारी मेमोरी बढ़ती है, मतलब स्मरण शक्ति बढ़ती है, और अगर बच्चे इसका निरंतर अभ्यास करें तो उनकी जो बुद्धि है उसका विकास होता है और बच्चे ओजस्वी बनते हैं। हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये मज़बूत बनते हैं। अगर सिर दर्द है या तो फिर कोई टेंशन है, तनाव है या तो अनिद्रा है, तो ये सब तकलीफ़ें दूर हो जाती है। क्रोध का शमन होता है, मतलब हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। इस मुद्रा का अगर हमको ज़्यादा इसका फ़ायदा चाहिए तो इस मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा करनी चाहिए। प्राण मुद्रा में हम अपनी लास्ट टू फिंगर्स को अंगूठे से स्पर्श करके रखते हैं, मतलब हमारी कनिष्का और अनामिका फिंगर को अंगूठे के साथ स्पर्श करके रखते हैं। तो ज्ञान मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा भी अगर हम करते हैं, 10 मिनट ज्ञान मुद्रा में बैठिए, उसके बाद 10 मिनट अगर हम प्राण मुद्रा में बैठते हैं तो ज्ञान मुद्रा से जो लाभ मिलते हैं वो अधिक हो जाते हैं। अभी इस प्राण मुद्रा का फ़ायदा क्या है, उसके क्या लाभ है, तो ये मुद्रा से जो हमारे प्राण की जो सुषुप्त शक्ति है उसका जागरण होता है। शरीर के अंदर एक स्फूर्ति का संचारण होता है, एक शक्ति का संचारण होता है। हमारा आरोग्य जो है वो बढ़ता है। आँख से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती है और आँख की जो ज्योति है वो बढ़ती है।
इस मुद्रा से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ दोस्तों, ये कोविड के समय में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम रोज़ 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को अगर हम प्राण मुद्रा में बैठते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाती है, थकान दूर होती है, और जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए भी ज्ञान मुद्रा के साथ अगर प्राण मुद्रा का भी अगर आप अभ्यास करते हो तो उसमें अवश्य लाभ होता है। इसके बाद जो ज्ञान या ध्यान मुद्रा जिसके बारे में हमने पढ़ा और जिसके बारे में हमने सीखा, तो उस मुद्रा में एक और भी उसी मुद्रा का एक दूसरा नाम भी है, धारण शक्ति मुद्रा। धारण शक्ति मुद्रा में हम अपने जो ज्ञान मुद्रा में फर्स्ट फिंगर को मतलब अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ स्पर्श करके रखते हैं, मतलब अंगूठा का अग्रभाग और तर्जनी का अग्रभाग जो है उसको स्पर्श करके रखते हैं ज्ञान या ध्यान मुद्रा में। धारण शक्ति मुद्रा में भी यही 2 उंगलियों का उपयोग करना है, लेकिन इसमें हम तर्जनी का जो अग्रभाग है और उसको अंगूठे के ऊपर ऐसा दबाते हैं, बाकी की उंगलियों को सीधा रखते हैं। इस मुद्रा को जब हमको ध्यान में बैठना है और अगर हमको कुंभक का अभ्यास करना है, आंतरिक कुंभक अंतः कुंभक का अभ्यास करना है, तो ये मुद्रा बहुत काम में आती है। इसमें अगर ये धारण शक्ति मुद्रा में आप अपनी तर्जनी को अंगूठे का जो पहला भाग है उसमें भी दबा के रख सकते हो, या तो फिर अंगूठे का बीच का भाग, या तो फिर अंगूठे का जो तीसरा भाग है इसमें भी आप इसको दबा के रख सकते हो। इससे आपका जो कुंभक करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इसको हम धारण शक्ति मुद्रा भी बोलते हैं। तो ज्ञान या ध्यान मुद्रा और धारण शक्ति मुद्रा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, अभी हम तीसरी मुद्रा देखेंगे जो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हम जो अपनी तर्जनी जो है, जो फर्स्ट फिंगर है, उसको अंगूठे के मूल में दबा के रखते हैं और अंगूठे से उस उंगली के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हैं। फिर से तर्जनी को हम अंगूठे के मूल में दबाते हैं और अंगूठे से उस उंगली के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हैं। इसको हम वायु मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा से वायु से रिलेटेड जो भी विकार है, मतलब जैसे गठिया है, जिनको आर्थराइटिस है, लकवा है, पैरालिसिस है, जिनको पार्किंसंस है, मतलब जो कंपवा जिसको बोलते हैं वो है, साइटिका का दर्द है या घुटनों का दर्द है, तो वो दर्द दूर होता है अगर इस मुद्रा का निरंतर आप अभ्यास करते हो। तो जिनको बार बार गैस बनने की समस्या होती है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। जिनको गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड का दर्द है, मतलब बैक पेन रहता है, और गर्दन का मतलब जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की तकलीफ़ जिनको रहती है, तो उनको भी इस मुद्रा से लाभ मिलता है। और हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई तकलीफ़ है तो वो भी दूर हो जाती है। तो जो शरीर में जो दर्द होता है, जैसे आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस है, तो ये सारे जो दर्द है वो ज़्यादातर वायु तत्व से जुड़े हुए हैं। तो अगर शरीर में वायु तत्व बढ़ता है तो ये दर्द भी बढ़ेंगे। तो वायु तत्व का अगर हमको शमन करना है तो हमको रोज़ 10-10 मिनट ऐसा करके 3 बार दिन में वायु मुद्रा लगा के ज़रूर बैठना चाहिए। इसके बाद हमारी जो चौथी मुद्रा है वो शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा में हम अपनी जो मध्यमा उंगली है, मतलब जो मिडल फिंगर है, जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है,
इस फिंगर को हम अंगूठे के मूल में लगाते हैं। अंगूठे के मूल में लगाने हैं अपनी मध्यमा को, और बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है। इसको हम शून्य मुद्रा बोलते हैं। इससे हम शून्य बनाते हैं। बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है तो ये शून्य बनता है। एक बार फिर, शून्य मुद्रा के लिए हम अपनी मध्यमा उंगली जो है, जो मिडिल फिंगर है, उसको अंगूठे के मूल में लगाते हैं और फिर अंगूठे से उसको दबाते हैं। ठीक है। ये मुद्रा अगर आप रोज़ 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा समय तक करते हो तो आपके कान से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं वो सभी दूर हो जाती है। जैसे कई लोगों के कान बहते रहते हैं इन द सेंस कि कान में से या तो खून निकलता है, या तो फिर पस निकलता है, या तो फिर एक जो दुर्गंध युक्त प्रवाही का जो बहता रहता है, तो वो तकलीफ़ दूर होती है। कानों में अगर दर्द है तो वो भी दूर हो जाता है। अगर कानों में सुनने की तकलीफ़ है, किसी को कम सुनाई देता है या बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, तो ये मुद्रा में 1 घंटा या उससे ज़्यादा समय तक बैठने से कान की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। अगर हड्डियों में कोई कमज़ोरी है, हृदय रोग है, तो वो भी ठीक हो जाती है। गले के जो रोग है, थायराइड है, उसमें भी ये मुद्रा में बैठने से अवश्य लाभ होता है। इसके बाद जो 5वीं मुद्रा है, उसमें हम अपनी अनामिका फिंगर, मतलब जो हमारी रिंग फिंगर है, उसका और अंगूठे का उपयोग करते हैं। इसमें हम अनामिका फिंगर को अंगूठे के अग्रभाग से लगाते हैं। दोस्तों, इसमें अनामिका को अंगूठे के मूल में दबाना नहीं है। अंगूठा का अग्रभाग और अनामिका का अग्रभाग, ये दोनों को हम स्पर्श करते हैं और बाकी की उंगलियों को सीधा रखते हैं। ये हुई पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि अनामिका उंगली जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको पृथ्वी मुद्रा में बैठना है। इसके निरंतर अभ्यास से शरीर की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। जिनका वज़न कम होता है उनका वज़न बढ़ने लगता है, या तो फिर जिनका वज़न ज़्यादा है, जिन लोगों में ओबेसिटी है, तो वो दूर होती है। ये मुद्रा से हमारे शरीर की पाचन शक्ति जो है वो ठीक हो जाती है और शरीर के अंदर शक्ति और जो सात्विक गुण है उनका विकास होता है। विटामिन्स की जो कमी है वो दूर हो जाती है और शरीर में स्फूर्ति, कांति और तेजस्विता बढ़ती है। तो पृथ्वी मुद्रा के ये लाभ है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मुद्रा है वो अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा में हम अपना अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, अंगूठा, मध्यमा, मिडल फिंगर और अनामिका, ये तीनों को हम स्पर्श करके रखते हैं। अंगूठे से ये दोनों फिंगर्स, मतलब मध्यमा और अनामिका, मध्यमा जो है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और जो अनामिका है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम आकाश और पृथ्वी दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये दोनों फिंगर को अंगूठे के साथ स्पर्श कराना है। इस मुद्रा से शरीर में जो भी टॉक्सिन है वो दूर होता है, हमारा शरीर निर्मल बनता है। इसके अभ्यास से कब्ज़ दूर होती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। जिनको पाइल्स की तकलीफ़ है या गैस की कोई तकलीफ़ है तो वो दूर होती है। डायबिटीज़ में राहत होती है। जिनको यूरिन में प्रॉब्लम है, मतलब यूरिन बहुत कम होता है, तो उनको भी ये जो मुद्रा है, अपान मुद्रा है, उससे लाभ होता है। और जिनको दांत की तकलीफ़ है, मतलब दांत से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़, दांतों में दर्द है या दांतों से खून निकलता है या दांतों में कमज़ोरी है, तो उनके लिए भी ये मुद्रा से बहुत फ़ायदा होता है। पेट के लिए भी ये बहुत उपयोगी मुद्रा है। हृदय रोग में भी लाभ होता है और ये मुद्रा में बैठने से पसीना ज़्यादा आता है। तो ये मुद्रा में एक सावधानी ये आपको रखनी है कि
ये मुद्रा से जो यूरिन है उसका भी जो स्त्राव है वो बढ़ सकता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि नॉर्मल से ज़्यादा आपको यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो ये मुद्रा का जो अभ्यास है वो या तो कम कर दे या तो फिर उसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हुई अपान मुद्रा। अभी जो 7वीं मुद्रा है वो अपान वायु मुद्रा है। अपान वायु मुद्रा मतलब अपान मुद्रा की जो 2 उंगलियां हैं, जो मध्यमा और अनामिका, उसको हम अंगूठे से स्पर्श करके रखते हैं। मतलब अपान मुद्रा तो करना ही है, बट इसका नाम अपान वायु मुद्रा है। मतलब जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, जो तर्जनी है, उसको अंगूठे के मूल में रखना है। मतलब वायु मुद्रा भी बनानी है। ठीक है, जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे के मूल में रखना है, मतलब वायु मुद्रा बनाना है। और उसके बाद मध्यमा और तर्जनी, उनको अंगूठे के अग्र भाग से स्पर्श करके रखना है। मतलब ये मुद्रा में हमारी चारों उंगलियों का उपयोग होता है, सिर्फ कनिष्का जो है वो सीधी रहेगी। तो ये मुद्रा को अपान वायु मुद्रा बोला गया है। मतलब अपान से जो लाभ मिलते हैं और वायु मुद्रा से जो लाभ मिलते हैं, वो दोनों लाभ अगर हमको चाहिए, उसका मतलब कि अगर हम एक साथ 4 तत्वों को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 4 तत्वों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमको अपान वायु मुद्रा में बैठना चाहिए। इस मुद्रा से हृदय रोग से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाती है। वायु से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं वो भी दूर हो जाती है। जिनका हृदय कमज़ोर है उनको ये मुद्रा रोज़ करनी चाहिए। ठीक है, जिनको हृदय रोग की तकलीफ़ है, जिनका हृदय कमज़ोर है, उनको ये मुद्रा रोज़ करनी चाहिए। जिनको हार्ट अटैक आ चुका है उनको ये मुद्रा अवश्य करनी चाहिए, इससे लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब आपको, जिनको ये मुद्राओं का पूरा ज्ञान है और जो लोग उसका निरंतर अभ्यास करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो उसके दौरान भी अगर ये अपान वायु मुद्रा को बनाते हैं तो इससे बहुत ही आराम मिलता है। अगर पेट में गैस हुई है तो ये मुद्रा करने से वो गैस बाहर निकल जाती है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है या अस्थमा की तकलीफ़ है या तो हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें भी ये अपान वायु मुद्रा में बैठने से बहुत ही लाभ होता है। और अगर आपको रोज़ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, ठीक है, मतलब आपकी जॉब जैसे ऐसी है या तो आप जो रहते हैं वो जगह ऐसी है जहां आपको रोज़ ही सीढ़ियों का उपयोग करना है, सीढ़ियाँ चढ़ उतर करना पड़ता है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के 5-7 मिनट पहले अगर आप अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं और उसके बाद अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है और आराम मिलता है। तो ये अपान वायु मुद्रा के लाभ हुए। इसके बाद जो 8वीं मुद्रा है वो सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा में हम अपनी अनामिका उंगली, मतलब रिंग फिंगर, उसको अंगूठे के मूल में रखते हैं। रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में रखना है और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखना है। ये मुद्रा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं और जो लोग अपने पेट का वज़न कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी को दूर करना चाहते हैं, वो लोग अगर सूर्य मुद्रा बना के कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो एक ही महीने में 4 से 6 किलो वज़न वो लोग घटा सकते हैं। तो ये मुद्रा का लाभ क्या है? इससे हमारा शरीर संतुलित होता है, क्योंकि जो अनामिका फिंगर है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पृथ्वी तत्व को हम बैलेंस करते हैं इस मुद्रा से। सो शरीर का वजन घटता है, जो मेदस्विता है वो कम हो जाती है, शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी की वृद्धि होती है इस मुद्रा से। इसीलिए पाचन के अंदर हमको राहत मिलती है। ये हमको पाचन में हेल्प करता है, मदद करता है। अगर टेंशन है
तो वो भी दूर हो जाती है। ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर अगर कोलेस्टेरॉल ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाता है। शरीर के अंदर एक शक्ति की वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। और ये मुद्रा के अभ्यास से डायबिटीज़ दूर होता है और लीवर से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं, जो रोग है, वो दूर होते हैं। लेकिन सूर्य मुद्रा करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि ये मुद्रा से वज़न कम होता है और ये मुद्रा से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये मुद्रा करते वक्त 2 सावधानियां रखनी है। एक कि जो दुर्बल व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, वो ये मुद्रा ना करे। और जब गर्मी का सीज़न है, गर्मी की ऋतु है, तब भी ये मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सूर्य मुद्रा का अभ्यास गर्मियों में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी 9वीं मुद्रा है उसको हम वरुण मुद्रा बोलते हैं। वरुण मीन्स पानी। वरुण देव को पानी का देव माना जाता है। और जो हमारी कनिष्का फिंगर है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर हमको जल को बैलेंस रखना है शरीर के अंदर, तो हमको अपनी जो कनिष्का फिंगर है उसको अंगूठे के अग्र भाग से लगा के रखना है, बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है। ठीक है, तो ये हुई वरुण मुद्रा। इस मुद्रा से क्या लाभ होते हैं? तो जिनकी त्वचा शुष्क रहती है, मतलब जो ड्राई स्किन वाले हैं, उनकी जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है। हमारी जो त्वचा है वो चमकीली बनती है और स्मूथ बनती है। त्वचा के जो भी रोग है, जो खून के जो विकार है, जिनको पिंपल्स रहते हैं, वो सब ये मुद्रा में बैठने से दूर हो जाते हैं। शरीर में पानी की कमी की वजह से जो तकलीफ़ें उत्पन्न होती है वो सब इस मुद्रा में बैठने से दूर हो जाती है। हमारा चेहरा जो है वो सुंदर बनता है, चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि त्वचा हमारी चमकीली बनती है। ये मुद्रा में एक सावधानी रखनी है, और वो है कि जिनको कफ रहता है, जिनके शरीर की प्रकृति कफ की प्रकृति है, उनको ये मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कफ जो है वो शरीर में, अगर कफ ज़्यादा है तो ड्राइनेस रहती है, शरीर में शुष्कता रहती है। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब शरीर में कफ ज़्यादा हो जाता है तब हमारा गला सूखने लगता है, हमको बार बार पानी पीना पड़ता है, हमारा गला ड्राई हो जाता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कफ की प्रकृति है, उन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो हमारी आखिरी मुद्रा है, इसको हम लिंग मुद्रा बोलते हैं। लिंग मुद्रा में दोनों हाथ की जो सब उंगलियां हैं उनको क्रॉस करके रखना है, और जो हमारा बाइना हाथ है, मतलब बाइना अंगूठा है, बायां अंगूठा, उसी को सिर्फ बाहर रखना है, उसी को ऊपर रखना है। बाकी सारी फिंगर्स को हमको ऐसे क्रॉस करके रखना है, तो एक लिंग बनता है। इसीलिए इसको लिंग मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में बैठने से शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, इसलिए सर्दी जिनको है, खांसी है या अस्थमा है, साइनस है, तो ये सब में लाभ मिलता है। जिनको लो बीपी की समस्या है, पैरालिसिस है, तो उसके लिए भी ये मुद्रा से बहुत फ़ायदा होता है। ये मुद्रा में गर्मी उत्पन्न होती है तो कफ जो है वो हमारा सूखने लगता है। मतलब जिनको कफ की प्रकृति है उनको इस मुद्रा का अभ्यास करने से विशेष लाभ होता है। इस मुद्रा में हमको सावधानी क्या रखनी है? तो इस मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है। मतलब ये मुद्रा का अभ्यास करने के बाद हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फल ज़्यादा खाने चाहिए, फलों का रस ज़्यादा पीना चाहिए, और घी और दूध का सेवन भी ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। ये मुद्रा लंबे समय तक नहीं करनी चाहिए, ये सावधानी है।
सो लिंग मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, और अगर हम इसका अभ्यास रोज़ करते हैं तो हमारे डाइट में हमको पानी, फलों का जो जूस है, दूध है, घी है, ये सब चीज़ें हैं, उनका सेवन हमको बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने 11 मुद्रा का अभ्यास किया। पहली हमने ज्ञान या ध्यान मुद्रा की, ठीक है, ज्ञान या ध्यान मुद्रा की। ये मुद्रा को अगर हम ये जो अंगूठे का अग्रभाग और पहली जो उंगली है उसके अग्रभाग का स्पर्श करते हैं तो उसको ज्ञान या ध्यान मुद्रा बोलते हैं। इसी मुद्रा को अगर हम अंगूठे के पहले भाग में अपनी जो तर्जनी उंगली है उसको स्पर्श करते हैं, या तो मध्य भाग में या तो तीसरे भाग में अगर हम रखते हैं, तो इसी मुद्रा को हम धारणा शक्ति मुद्रा भी बोलते हैं। दूसरी मुद्रा जो हमने पढ़ी वो प्राण मुद्रा थी, जिसमें हम अपनी कनिष्का और अनामिका, मतलब लास्ट 2 फिंगर्स, उनको अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करके रखते हैं। ये प्राण मुद्रा हुई। जो हमने चौथी मुद्रा जो पढ़ी वो वायु मुद्रा थी, जिसके अंदर हम अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में रखते हैं और अंगूठे से उंगली को थोड़ा सा दबा के रखते हैं। ये वायु मुद्रा हुई। पांचवी मुद्रा जो हमने पढ़ी वो शून्य मुद्रा, जिसमें हम अपनी मध्यमा को अंगूठे के मूल में रखते हैं और एक शून्य बनाते हैं, बाकी की उंगलियों को सीधा रखते हैं। तो ये शून्य मुद्रा हुई। उसके बाद हमने पृथ्वी मुद्रा पढ़ी। जो पृथ्वी मुद्रा जो है उसमें हमारी जो अनामिका फिंगर है, जो रिंग फिंगर है, उसको अंगूठे के अग्रभाग में रखते हैं, ठीक है। उसको अंगूठे के मूल में नहीं लगाना है, अंगूठे के अग्रभाग में रखते हैं। तो ये पृथ्वी मुद्रा हुई। उसके बाद जो 7वीं मुद्रा हमने पढ़ी वो अपान मुद्रा है, जिसमें हम मध्यमा और अनामिका इनको अंगूठे के अग्रभाग से लगा के रखते हैं। और उसके बाद हमने अपान वायु मुद्रा भी सीखी, जिसमें हम वायु मुद्रा भी बनाते हैं और साथ साथ अपान मुद्रा भी बनाते हैं। उसके बाद जो हमने 9वीं मुद्रा पढ़ी वो जो है सूर्य मुद्रा, जिसमें हम अपनी अनामिका फिंगर, मतलब रिंग फिंगर जो है, उसको अंगूठे के मूल में लगाते हैं। उसके बाद वरुण मुद्रा सीखी, जिसमें हम अपनी कनिष्का जो है उसको अंगूठे के मूल में लगाते हैं। और लास्ट में हमने जो है वो लिंग मुद्रा पढ़ी, जिसमें हम अपना बायां अंगूठा सीधा रखते हैं, बाकी सारी फिंगर्स को क्रॉस कर देते हैं, एक मुट्ठी बना देते हैं और सिर्फ अपना जो बायां अंगूठा है उसी को सीधा रखते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो हस्त मुद्राएं हैं उसका अभ्यास आप रोज़ करो और उससे जो भी हमको लाभ मिलते हैं उसका लाभ हमको अवश्य लेना चाहिए। अभी हमको पता चल गया है कि शरीर के अंदर कौन कौन से 5 तत्व है और हमारी कौन सी उंगली कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब हमको पता चलता है कि शरीर में ये तत्व जो है उसकी वृद्धि हो गई है और उसकी वजह से हमको कुछ तकलीफ़ें शुरू हो गई है, तो हमको उस तत्व का शमन करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी मुद्रा है वो मुद्रा बना के शांति से 10 या 15 मिनट तक रोज़ बैठना है और उसका निरंतर अभ्यास करना है, तभी उसके लाभ मिलते हैं। 1 या 2 दिन अभ्यास करने से इसके लाभ आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये हस्त मुद्रा का जो बेनिफिट है वो यही है कि जैसे ही आप मुद्रा में बैठते हो तुरंत ही उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? आशा है कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जिसमें हमने उज्जयी प्राणायाम के बारे में सीखा और जो 11 अलग अलग तरह की हस्त मुद्राएं हैं उसके बारे में भी सीखा। तो ये आप मेरे साथ साथ मेरे ये वीडियो के ज़रिए आप ये सारे प्राणायाम और ये हस्त मुद्रा जो है उसके बारे में आप सीखते जाएं और दूसरों को भी सिखाते जाएं, तो ही इसका लाभ होगा।
दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ही लिखते रहिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो में मुझे जो भी सुधार करना है उसके बारे में मुझे माहिती मिलती रहेगी। और ये जो आप सीखते हो उसका भी आपको भी उसका प्रचार करना है। हमारा भारत है वो रोग मुक्त भारत बनना चाहिए और हमारा जो ये योग है, प्राणायाम है, ये मुद्राएं है, उसका जो ज्ञान है वो आपको घर घर तक फैलाना है। तो आप खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। जय गुरुदेव। ओम।